फाइन। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, आमिर खान इज वन ऑफ द बॉलीवुड एक्टर्स हु इज ऑलवेज पंक्चुअल। तो देखो एक्टर्स है, एंटीसीडेंट तुम्हारा क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ब होने चाहिए, ठीक है। यस आई हैव स्पोकन अबाउट द व्हाट काइंड ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी देयर, लाइक यस यू हैव व्हाट, हु, हुज, हुम। मैक्सिमम में तुम्हारा क्या है, एंटीसीडेंट का बहुत बड़ा रोल है, बट सो फार सम रिलेटिव प्रोनाउन इज कंसर्न लाइक योर व्हाट, जहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं होता है और उस समय भी दे आर एक्टिंग एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया ना। यस एंटीसीडेंट होगा तो हमेशा वो नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, वर्ब को हम कभी भी एंटीसीडेंट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, यस वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है वो। आई हैव टू सी, बताओ तो तुम लोग क्या होगा उसका, क्या होगा उसका, एरर फ्री करो उसको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी was found in the year 1636 at कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। ये लिख लोगे तुम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो कहाँ मिस्टेक हुआ है, एक तो समझ लो कि भर में ही मिस्टेक होगा, कहीं पे भी होगा तो कहाँ भर में मिस्टेक हुआ है, वॉज हुआ है। उसमें क्या दिक्कत है, यूनिवर्सिटी एक है तो वॉज ही होगा जी। फाउंड में मिस्टेक है, क्या होना चाहिए, तो क्या फाउंड वाला वर्ड नहीं होता है क्या, रोशन फाउंड वाला वर्ड सुने हो कभी, सुने हो, तो होता तो है फाउंड वाला भी वर्ड, तो इसमें क्या गड़बड़ हुआ, फाइंड का पास्ट टेंस तो फाउंड ही होता है इफ यू रिमेंबर, है कि नहीं है। तो यहाँ पे गड़बड़ कैसे हुआ बताओ जल्दी से, यस बताओ। देखो यहाँ पे समझो, फाइंड, देखो फाइंड, फाउंड एंड फाउंड, बट इस फाउंड का मीनिंग कुछ और होता है, जैसे उस दिन बताए थे हैंग वाला, सेम वही लॉजिक है यहाँ पे भी। ये फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, और जो चीज़ मिल गया, आप जो वर्ब हो गया, पास्ट टेंस हो गया, वो फाउंड हो गया, ये फाउंड दिस पेन, ढूंढना हुआ। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ढूंढा तो नहीं है ना कोई, वो बनाया है, तो उसमें तुम्हारा दूसरा लॉजिक होगा, उसमें तुम्हारा होगा फाउंड, फाउंडेड एंड फाउंडेड, ये वाला वर्ब लगाएगा इसमें, क्योंकि इस्टाब्लिश किया गया है। जो स्थापना करते हैं, जो इस्टाब्लिश्ड होता है, उसके लिए ये वर्ड लगता है या फिर ये वर्ड लगता है। हालांकि ये दोनों देखने में सेम है और दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर तुम्हारा वाज फाउंडेड, समझे। और ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस, आलोक समझ में आ गया। देखो ऐसा नहीं कि बस यही वर्ड है, ऐसा बहुत सारा वर्ड है जहाँ जिसका मोर और लेस सब सेम है। जैसे एग्जांपल देखो, लाई, लाई है तो इसको हम ले कह सकते हैं और लेन कह सकते हैं। एक तुम्हारा लाई आता है, लाइट और लाइट। देखो ये लाई का मतलब क्या होता है, जैसे कि द हैन लेस एग्स एवरीडे, यानी कि बर्थ करना, तो बर्थ करने को भी हम ये कह सकते हैं, लेस कह सकते हैं। हाँ, इसका V5 तुम्हारा क्या लेस हो जाएगा, इसका V5 करेक्ट। बट ये लाई दूसरा, ये झूठ बोलना हुआ जो तुम लोग बोलते हो, है ना, तो ये लाइट हो गया। ये देखो दोनों वर्ड तो लग रहा है कि लाई लाई है, और दोनों में मीनिंग समझ रहे हो ना। ये बर्थ देना, ये बर्थ से रिलेटेड है, बट ये लाई क्या है तुम्हारा, अनट्रूथ। दोनों में अंतर है कि नहीं है। जैसे देखो ये फाइंड का मतलब होता है सर्च करना, और ये फाउंड का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिश करना या बिल्ड करना या फिर बिल्ड करना। समझ गए ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो देखने में सेम लगते हैं
बस उसका ट्रांजिशन डिफरेंट डिफरेंट हो रहा होता है, यानी कि V1, V2, V3 अलग अलग हो रहा होता है, उसका मीनिंग भी अलग होता है। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे बहुत कुछ बताना है नेक्स्ट में। फ्रेजल वर्ब कहीं पढ़े हो? कुछ याद है फ्रेजल वर्ब? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेजल वर्ब एंड वर्बल फ्रेज? याद है? सब खा गया। पहले इसको लिख लो, तेजी से लिख लो। शिवानी याद है तुमको? पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, अब फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये। देखो, the air conditioner was very noisy, so I turned off it. फाइन, यही क्वेश्चन है ना? तो बताओ तो कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, बताना जल्दी। टर्न में गड़बड़ हुआ है, क्या बात है। ठीक तो है, दोनों का ही तो सेम है। क्या बोले थे? प्रिंसिपल वर्ब के हिसाब से सेकेंडरी वर्ब भी या सबऑर्डिनेट वर्ब भी सेम होना चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी सेम होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल क्लॉज के हिसाब से सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी सेम टेंस होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? दोनों तो सेम ही है, वाज है पास्ट में, ये भी पास्ट में है, तो मुझे नहीं नजर आया मिस्टेक। खारिज करते तुम्हारे मिस्टेक को। दूसरा बताओ, कहाँ मिस्टेक हुआ? चलो, ये नहीं बता पाओगे अभी। हाँ, टर्न इट ऑफ होगा, बहुत अच्छा। टर्न ऑफ इट नहीं होगा, टर्न इट ऑफ होगा। क्या इसके पीछे लॉजिक है? लॉजिक है कि बस सुनने में ऐसा लग रहा था? हाँ, इसके पीछे लॉजिक है। देखो यहाँ पे समझो, अच्छे से समझोगे। देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है फ्रेजल वर्ब का। अच्छे से सुनना है सभी स्टूडेंट को। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब का मतलब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है। या प्रीपोजिशन बोलो, या फिर इसको हम बोल देते पार्टिकल। याद आया तुम लोग को? पार्टिकल, पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है? या तो प्रीपोजिशन हो सकता है। क्या बोल रहा है तुमको? तो अभी हम नोबेल प्राइज दे देंगे इसमें। वर्ब प्लस पार्टिकल, पार्टिकल में या तो प्रीपोजिशन हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, या दोनों हो सकता है, समझे, या फिर बोथ हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, गेट ऑन विथ। गेट क्या है? इधर देखो, इधर ध्यान दो ना, इधर ध्यान दो। गेट क्या है? वर्ब है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। विथ क्या है तुम्हारा? एडवर्ब है। बात समझ में आया ना? समझ में आया चीज? देखो अब ये बात समझ, पार्टिकल का मतलब क्या कि प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है? टर्न्ड ऑफ लिखा गया है, यानी कि वर्ब हुआ नहीं है, V2 फॉर्म हुआ तो V लिख सकते हैं प्लस प्रीपोजिशन, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब है। तो फ्रेजल वर्ब में वर्ब प्लस कोई भी पार्टिकल हो सकता है, या तो वो प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखिए, या फिर एडवर्ब का हो सकता है, समझे ना? एडवर्ब हो सकता है, जैसे गेट ऑन, सॉरी मैंने एडवर्ब्स का ये सॉरी, ऑन तुम्हारा क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, और ये प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। विथ प्रीपोजिशन होता है, ऑन तुम्हारा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ इसको प्लेस कहा जाता है, ठीक है। एडवर्ब को यदि तोड़ेंगे तो इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है ऑन को, और ये प्रीपोजिशन हो गया। जैसे मान लो कि गेट ऑन है, तो गेट क्या? वर्ब हो गया, और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख रहे हो ना, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है। फाइन, दिख गया।
यहाँ पे देखो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देखो वर्ब है, एडवर्ब है और प्रीपोजिशन है। तो तीनों सेंस में हम कहेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब ही है। समझ गए ना, ऐसा होता है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब को लिखने का तरीका क्या होता है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। और वो स्ट्रक्चर समझोगे तभी ये समझ में आया कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, गलत है ये बात, समझे ना, ये गलत है। तो देखो इसको हम लिखते हैं, कभी भी फ्रेजल वर्ब आता है यानी कि वर्ब प्लस पार्टिकल, तो पहले उससे पहले स्ट्रक्चर से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पे बहुत सारा मिस्टेक होता है और कॉमन एरर होता है, क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है और एक होता है तुम्हारा वर्बल फ्रेज। याद आया क्या होता है वर्बल फ्रेज? क्या होता है वर्बल फ्रेज? जैसे देखो, आई एम गोइंग टू मार्केट, लेट्स, इसमें बताओ तो वर्ब कौन सा है? इसमें वर्ब कौन सा है? बिल्कुल, एम भी है वर्ब, जिसको कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, और गोइंग क्या है तुम्हारा मेन वर्ब है। तो ये एम गोइंग तुम्हारा क्या हो गया, वर्बल फ्रेज हो गया। समझे? इसमें क्या है कि दो वर्ब एक साथ आ रहा है, बट मेन वर्ब कभी एक साथ नहीं आ सकता ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। यदि मेन वर्ब साथ आए तो एक जरूंड होगा या इन्फिनिटिव होगा, कई बार बोल चुका हूँ क्लास में, है कि नहीं है? तो डिफरेंस समझ में आ गया ना कि फ्रेजल वर्ब में क्या होता है तुम्हारा वर्ब प्लस पार्टिकल। पार्टिकल कैन बी योर प्रीपोजिशन, पार्टिकल कैन बी योर एडवर्ब और पार्टिकल कैन बी योर बोथ, दोनों भी हो सकता है। और इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है, दोनों एग्जांपल, समझे ना? ये क्योंकि फ्रेजल वर्ब और वर्बल फ्रेज देखोगे तो लगेगा एक ही चीज़ है। देख रहे हो ना, यहाँ पे भी फ्रेज है, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी फ्रेज है। समझ में आया ना? तो अब जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जब हम लिखेंगे सेंटेंस में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। तो देखो, सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन या पार्टिकल, पार्टिकल लिखो बेटर रहेगा क्योंकि पार्टिकल में एडवर्ब भी आ जाएगा। या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर हो सकता है सब्जेक्ट प्लस भी प्लस पी प्लस ऑब्जेक्ट, पी फॉर ये पार्टिकल। अब यहाँ पे देखो हमने क्या यूज़ किया है, टर्न ऑफ यूज़ किया है। तो देखो टर्न ऑफ कभी बैठता है क्या? यस, देखो यहाँ पे ये लो वर्ब हो गया, करेक्ट, ऑफ हो गया, तो ये प्रीपोजिशन, फाइन, इससे मैच कर रहा है नहीं ये वाला चीज़। अब बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज इट, बट कभी भी ये अच्छे से सुनो, बट कभी भी इट के साथ सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता है फ्रेजल वर्ब में। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, इसमें तुमको समझ में आएगा ज़्यादा। देखो ये समझो, ये समझोगे तभी समझ में आएगा। शी गेव द बुक, शी गेव द बुक बैक टू मी, बैक टू मी, एक ये हो गया सेंटेंस, लेट्स, एंड शी गेव back, she gave back the book to me। यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, she gave the book back to me। इसका मतलब, इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले। सब्जेक्ट सी हो गया, गिव तुम्हारा वर्ब हो गया, द बुक क्या ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, बुक, क्योंकि उसका एक्शंस का फर्क पड़ रहा है वहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बैक तुम्हारा पार्टिकल है, क्यों? बैक तुम्हारा क्या है, बैक इज योर एडवर्ब, दैट इज योर पार्टिकल, ये पार्टिकल हो गया। एंड इट कैन बी, ये तो आगे कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लॉज कंप्लीट करने के लिए कुछ भी सेंटेंस आ सकता है, फाइन, समझ गए? इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है, सब्जेक्ट हुआ है, वर्ब हुआ है, प्लस पार्टिकल हुआ, पार्टिकल यहाँ पे आ गया, यानी कि ये तुम्हारा पूरा ऑल टुगेदर क्या है, तुम्हारा फ्रेजल वर्ब है। गेव बैक मतलब क्या, देना। फिर से गेव, देखो गेव का मतलब होता है देना, और गेव बैक का मतलब क्या होता है, वापस देना। तो मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ चेंज? बस हमने क्या किया कि एक एडवर्ब यूज़ कर दिया तो मीनिंग ही चेंज कर दिया वर्ब का, जबकि मीनिंग चेंज हुआ बट अभी भी स्टिल वो वर्ब है। जैसे गेव भी एक वर्ब है और गेव बैक भी एक वर्ब है, मीनिंग दोनों का चेंज है कि नहीं है, वही बोलना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट
प्लस वर्ब यहाँ पे देखो, और ये पार्टिकल, एंड देन यू हैव ऑब्जेक्ट, तब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? तब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है। लेट से इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, सी गिव इट बैक टू मी। हाँ, सी गिव इट बैक, चलो ये मी छोड़ देते हैं, सी गिव इट बैक। और दूसरा है तुम्हारा सी गिव बैक इट, ये है। समझ रहे हो ना बात को? और इट अंडरस्टूड है कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ही बोला जा रहा है। इट कुछ हो सकता है, चाहे बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो ये कान खोल के सुन लो तुम लोग, जब फ्रेजल वर्ब आए तो यदि ऑब्जेक्ट क्लियर हो कि किसके बारे में बात कर, यानी कि उसमें इट का बात ना हो, ऑब्जेक्ट क्लियर है, ये बुक है, कॉपी है, कुछ भी चीज़ हो, तो उस समय हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, और हम दोनों पॉसिबिलिटी में सेंटेंस को लिख सकते हैं। हम एस प्लस भी प्लस ओ प्लस पी ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एज वेल एज हम एस प्लस भी प्लस पी प्लस ओ ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट उसके लिए सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए उसके लिए। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, क्यों? इट का मतलब पता नहीं है तुमको, तो इसका क्या हो गया? देखो, यदि मैं करूँगा सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हुआ, बट ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में? इट फॉर्म में है। फाइन, प्लस योर बैक, बैक क्या है तुम्हारा? पार्टिकल। दूसरा देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और यहाँ पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इट फॉर्म में है। तो जब इट के बारे में पता ना हो कि इट क्या है, तो कभी भी इट लास्ट में नहीं आ सकता, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये नहीं आ सकता है, क्योंकि इट पता नहीं, इट अंतिम में नहीं आ सकता जब अननोन हो तो। हाँ, इट ये इधर आ सकता है, ये आ सकता है। समझ में आया? देखो कितना अंतर है। यदि ऑब्जेक्ट क्लियर हो तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, बट ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो तो इट को बाद में नहीं रख सकते, इट को पहले रखना पड़ेगा। अब इस लॉजिक से ये देखो, द एयर कंडीशनर वॉज वेरी नॉइजी सो आई टर्न इट ऑफ। समझ में आया? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये कैसे तुम्हारा इट पहले होगा और बाद में होगा, क्यों? क्योंकि वो क्लियर नहीं है, समझे? वो क्लियर नहीं है। बट यहाँ पे लेट से ऐसा होता, द एयर कंडीशनर वॉज वेरी नॉइजी सो आई टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर, करेक्ट स्टेटमेंट होता वो, कोई नहीं काटता तुमको। या फिर आई टर्न ऑफ द कंडीशनर, द कंडीशनर भी बोलते हैं तो एयर कंडीशनर के बारे में ही बोल रहे हैं, तब वो सही स्टेटमेंट होता है। चूंकि यहाँ पे इट आया है तो इट कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। फाइन, लिख लो इस चीज़ को, अच्छे से लिखना, एक एक चीज़ लिखना ये। समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। समझ में आ गया? इट लग सकता है, इट पहले लग सकता है, इट बाद में नहीं लग सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इट क्लियर है तो यस, ऑब्जेक्ट क्लियर हो तो हम दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ हाँ, तो इट पता है, बट यस यहाँ पे हमने इट लिखा है इसलिए नहीं हो सकता।
हम भले ही ऊपर सब्जेक्ट पता हो मगर हम इट नहीं लिख सकते हैं। यदि इट आ गया तो हम इसके बीच में ही डाल सकते हैं, बाद में डाल के ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मान लो कि ऊपर हो गया सब्जेक्ट तुम्हारा एयर कंडीशनर, तो वही चीज़ यदि हम केवल कंडीशनर लिख देते द कंडीशनर, तब लास्ट में ख़त्म हो सकता था। समझे? देखो जैसे इसमें किए हैं, इसमें सी गेव इट बैक, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट सी गेव बैक इट ये गलत हो जाएगा क्योंकि इट के बारे में अननोन है। समझे? ये गलत हो जाएगा। यही तुम्हारा फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का प्लेसमेंट है, कैसे फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में लिखा जाता है। तो हमारे पास बहुत पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है फ्रेजल वर्ब को लिखने का, प्लेसमेंट करने का। देख रहे हो ना, ये 3 पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी से नहीं जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल, दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल एंड दिस, तीनों पॉसिबिलिटी एक्सेप्टेबल है। समझ में आया करण? मिटा देना। अच्छा आप बताओ, दूसरा क्वेश्चन जो है पढ़ो उसको तेजी से और समझाओ। देखो the burglars broke out the industrialist house when the family was away on a foreign visit। ठीक है, यही है। बताओ यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हुआ है, बताओ। तो पहले तो वर्ब देखो, वर्ब कहाँ वर्ब यूज हुआ है? was। अरे फैमिली कलेक्टिव नाउन है, फैमिली was होगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। कहाँ पे हुआ है? तो यस, हम लोग प्रवेश कर चुके हैं फ्रेजल वर्ब में, ये बात समझो। अब जो भी मिस्टेक होगा फ्रेजल वर्ब का ही मिस्टेक होगा, जो कि तुम लोग को निकालना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे ये रीज़न है कि जब एक वर्ब होता है तो उसका मीनिंग कुछ और होता है, जब उस वर्ब के साथ पार्टिकल जुड़ जाता है तो मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है, पूरा मीनिंग ही स्विंग कर जाता है। जैसे अभी देखो, गिव दे मतलब देना होता है, गिव बैक मतलब ठीक उसका अपोजिट हो गया। तो इसी तरह तुम्हारा फ्रेजल वर्ब में जो वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ब्रोक आउट, ब्रोक आउट बोलते ना कि फायर ब्रोक आउट, है कि नहीं है? और ये क्या हुआ तुम्हारा V2, इसको हम ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। समझ रहे हो ना? अब ब्रेक आउट्स नहीं, ये ऐस नहीं, यहाँ पे ऐस नहीं, गलती से भी नहीं। वर्ब को ही ट्रांजिशन कर सकते हो ना, या तुम ब्रोकन आउट लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि तुम किस टेंस में लिखना चाहते हो। और हमने ये कौन सा टेंस में लिखा? पास्ट टेंस में लिखा, वो भी V2 के फॉर्म में लिखा, इसलिए ब्रोक आउट लिखे हैं। समझ में आया ना? तो ब्रेकिंग आउट भी हो सकता है यदि हम ING फॉर्म में लिखना चाहें तो उसके लिए कोई फाइट नहीं है। देखो जैसे एक वर्ब ट्रांजिशन ले सकता है, यहाँ पे समझो अच्छे से, जैसे एक वर्ब ट्रांजिशन ले सकता है V1 से V5 तक, तो फ्रेजल वर्ब में भी उतना ट्रांजिशन ले सकता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि टेंस कैसा है, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है। यदि ही है तो ब्रेक्स आउट, यदि ही है पास्ट टेंस है तो ब्रोक आउट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ब्रेक आउट या ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है ये बताओ तो हमको, क्या होता है? ब्रोक आउट या ब्रेक आउट का मतलब होता है बिगिन सडनली, कोई चीज अचानक शुरू हो जाए। जैसे द फायर वॉज ब्रोक आउट, यानी कि अचानक हो गया, अचानक हो गया वो चीज। तो क्या ये सही होगा?
ब्रेक तो लगता है कि ब्रोक तो सही किया, बार्कलर्स का हो गया तो ब्रोक तो सही है, बट जब ब्रोक के साथ यानी कि ब्रेक के साथ या ब्रोक के साथ एक ही बात है, जब यहाँ पे ब्रोक आउट लिखेंगे मीनिंग दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रोक इनटू, यहाँ पे वर्ड होना चाहिए ब्रोक इनटू या ब्रेक इनटू, डिपेंड करता है टेंस कैसा है। यहाँ पे टेंस पास्ट टेंस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रोक इनटू। अब ब्रोक इनटू का मतलब क्या है, गेट बाय फोर्स, यानी कि फोर्स कोई चीज को लेना, समझे। तो वो क्या किया है, फोर्स से ही लिया है ना, इंडस्ट्रीज घर का घुस गया वहाँ पे और तोड़ फोड़ कर रहा है, तो फोर्स से ही कर रहा है ना। अरे गेटिंग में क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ब्रेकआउट गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई भी चीज़ सडनली स्टार्ट होना, समझ गए। और ब्रोक इनटू का मतलब होता है कि फोर्स से कोई चीज़ को लेना, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा फोर्स से लिया गया है वो चीज़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट फ्रेजल वर्ब, ब्रोक इनटू, समझे, ब्रोक इनटू। समझ में आ गया ना ये चीज़, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। तो इस तरह का तुम लोग को थोड़ा थोड़ा एक लिस्ट दे देते हैं, सो डैट तुम लोग प्रैक्टिस करोगे कि यदि ब्रेक के साथ करेक्ट कोई अलग पार्टिकल आ जाता है तो उसका मीनिंग क्या क्या होगा। तो लिख लो नंबर 1, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मीनिंग क्या है, एस्केप, भागना, समझे, या फिर सेपरेट। समझे, जैसे कि हमारा चंद्रयान का जो प्रोजेक्ट था कि नहीं था, वहाँ जाता जाता वो ब्रेक अवे हो गया, यानी कि सेपरेट हो गया। लैंडर था ऑर्बिटर था, है ना, याद है तुम लोग को, बस 100 किलोमीटर के रेंज में थे जी, हम लैंड करने ही वाले थे, वो ब्रेक अवे हो गया, यानी कि उस समय का है तो अभी ब्रोक अवे हो गया, तो सेपरेट हो जाना। दूसरा देखो, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है तुम्हारा, फेल टू वर्क, काम नहीं कर पाए। जैसे बोलते हैं ना कि क्लास में ज़्यादा ह्यूमिलेशन हुआ तो वो ब्रेक डाउन कर गया, तो रोने लगा, वो होता है ना ऐसा कई बार। तो ब्रेक डाउन, दीपिका पादुकोण क्या बोलते हैं, आईफा के अवार्ड में ब्रेक डाउन हो गई, समझ में आ रहा है ना। तो फेल टू वर्क एक ये हो सकता है, या ओवरकम बाय इमोशन, एक ये भी हो सकता है, ओवरकम बाय इमोशन। समझे क्या बोल रहे हैं। तो अब तुम ये भी समझो कि ब्रेक अवे आया तो भाई कुछ मीनिंग दूसरा कुछ है, ब्रेक डाउन हुआ तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया पूरी तरीके से। ये ऐसा लिस्ट होता है, ये तुमको बढ़िया से याद करके लिखना होगा, ऐसे नहीं होता बाबू, कुछ चीज़ मेहनत भी करना पड़ता है, ये मेहनत करने वाला चीज़ सब है। उस तरह देखो थर्ड वन, यहाँ पे देखो ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ है, ब्रेक ऑफ क्या होता है बताओ तेजी से। तो ब्रेक ऑफ में भी क्या है तुम्हारा, ऑफ का मतलब क्या होता है, सेपरेट होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रेक अवे और ब्रेक ऑफ सेम, यानी कि टू सेपरेट, सेपरेट होना, समझ गया ना। या फिर एंड सडनली, दूसरा इसका मीनिंग भी हो सकता है एंड सडनली, अचानक खत्म करना, समझ गए। अच्छा तुम लोग ज़्यादातर क्या करते हो कि ब्रेकअप हो गया है ना, बोलते हो नहीं कि हमारा गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है कि नहीं। वो ब्रेक ऑफ नहीं हुआ है बाबू, ब्रेकअप नहीं हुआ, वो ब्रेक ऑफ हुआ है, समझा। तो पहले तो कम से कम ये भी जान लो कि हुआ क्या है, समझे। इस चीज़ को समझना होगा अनुराग को भी। तो ब्रेक ऑफ, टू सेपरेट और एंड सडनली, तो इस पे सुधार करोगे। देखो ब्रेक इन ऑन, अब देखो मैंने क्या बोला, दो पार्टिकल आ गया यहाँ पे, ये बात समझो, दो पार्टिकल है यहाँ पे। ब्रेक है, ब्रेक तो क्या है, वर्ब है। इन क्या हो गया, इन तुम्हारा कुछ भी ले लो भाई, एडवर्ब ले लो, क्योंकि इन तो तुम्हारा एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। तो लेट से ये तुम्हारा प्रीपोजिशन हो गया और इधर एडवर्ब ले लो। तो ब्रेक इन ऑन इसका मतलब होता है इंटरप्ट करना,
इंटरप्ट समझते हो? रुकावट, ये क्या है तुम्हारा? रुकावट है, रेजिस्ट है। ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है रुकावट होना। जैसे देखो अभी क्लास रुक गया था ना, तो ये तुम्हारा ब्रोक इन ऑन हो गया क्लास, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लास क्या हुआ? इंटरप्ट हो गया, रुक गया बीच में। अब ये मत बोलना कि ब्रेक ऑफ के वजह से लाइव सर ब्रेक इन ऑन हो गया, ऐसा मत बोलना गलती से, समझा? देखो अब एक है तुम्हारा ब्रेक इन। ब्रेक इन क्या है? ब्रेक इन क्या है? टू टेम। देखो जरा मीनिंग टेम का मतलब क्या होता है, जरा गूगल में देखो तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम? TAME। देखो जरा गूगल में मीनिंग देखो तो टेम का, टेम TAME, टेम का मतलब क्या होता है? खींचना होता है शायद। और उसके बाद इसको भी लिख लोगे, ब्रेकआउट का भी लिख लोगे यहाँ पे। टेम देखो तो, हाँ हाँ, नॉट वाइल्ड। ठीक से देखो TAME, देखो वर्ब के तौर पे टेम क्या होता है? तुम नाउन के तौर पे देख रहे हो। वर्ब देखो वहाँ, टू ब्रिंग समथिंग ना, हाँ कंट्रोल करना, यस। टू टेम यानी टू कंट्रोल या टू ब्रिंग, समझे? तो ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग या टू कंट्रोल। समझ में आ गया ना? अब देखो उसके बाद 6th वन लिख लो, ब्रेकआउट, क्योंकि ये भी तो वर्ड है। तो ब्रेकआउट का क्या हो गया? बिगिन सडनली, जो अचानक शुरू हो। अब उसका तो ब्रेकअप, लास्ट वर्ड, जहाँ पे तुम लोग को गड़बड़ है। ब्रेकअप देखो इसका मीनिंग क्या होता है? स्मैश टू पीसेस, टूटना। अब उस सेंस से देखोगे तो वो भी सही है। तो क्या है तुम्हारा? स्मैश टू पीसेस, यानी कि पीसेस में बिखरना, वो होता है एक्चुअली ब्रेकअप, समझे? तो इस दोनों वर्ड को बढ़िया से लिखोगे। कॉमन मिस्टेक, जैसे मैं कुछ कुछ एग्जांपल देता हूं और समझने की कोशिश करना। ब्रेकडाउन हुआ है? हाँ ब्रेकडाउन हो गया। फेल टू वर्क, काम नहीं किया, काम नहीं किया ठीक से। तो अब जो क्लास है ना वो पूरा फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। तो जितना भी फ्रेजल वर्ब है उसका पूरा सीरीज लिखवाएंगे और उसका एक एक चीज बताने का प्रयास रहेगा। और देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इस पे यदि सेंटेंस का काम करोगे अपने आप याद हो जाएगा। सिंपल हो गया। देखो मोर एग्जाम्पल्स, यहां पे देखो मेजोरिटी पीपल ऑफ बलूचिस्तान, जानते हो ना बलूचिस्तान तुम लोग कहाँ का प्रोविंस है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है। पाकिस्तान में कितना स्टेट है बताओ तो? श्योर? 4 है जी, वो POK, उसको हम स्टेट नहीं मानते हैं। मेजोरिटी पीपल ऑफ बलूचिस्तान वांट टू, मेजोरिटी पीपल ऑफ बलूचिस्तान वांट टू ब्रेक अवे, देखो ब्रेक अवे फ्रॉम पाकिस्तान, इसलिए वहाँ पे बहुत ही रेबेलियस एक्टिविटी होता है। यानी कि ज़्यादातर जो बलूचिस्तान के पीपल है वो क्या चाहते हैं? वो ब्रेक अवे होना चाहते हैं। तो ज़रा देख लो ब्रेक अवे का मतलब क्या लिखा ले, तो वो क्या बताए तो वहाँ पे देखो, हाँ समझे? इसका मतलब सेपरेट होना चाहते हैं। समझे ना मीनिंग कैसे चेंज हो गया? उसी तरह देखते हैं हम लोग दूसरा वाला, माई कार
broke down. My car broke down on the way, let's say on the way to Delhi. तो क्या हुआ इसका मतलब, इस ब्रोक डाउन का मतलब क्या हुआ? यस, अनेबल टू परफॉर्म, है ना, अनेबल टू वर्क, फेल टू वर्क, काम करना बंद हो गया. सी ब्रोक डाउन इन द फंक्शन, इसका मतलब इमोशंस, समझे, रोना शुरू कर दिए. क्योंकि दोनों मीनिंग हो सकता है. वो लिखे कि नहीं लिखे वहाँ पे? यस, ये भी लिख लो. सी हैज ब्रोकन ऑफ हर, she has broken off her marriage to, let's say, अजय. क्या टारगेट करेंगे स्टूडेंट्स लोग को? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो ब्रेक ऑफ क्या है? ब्रेक ऑफ का देख लो वहाँ पे, हाँ, टू एंड सडनली, समझ, या टू सेपरेट, सडनली कंप्लीट हो जाना, इसका मतलब देखो, हाँ, सडनली सेपरेट हो जाना या तुम्हारा खत्म हो जाना. तो यहाँ पे समझ में आ गया ना क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि वी ट्रांजिशन ले सकता है. देखो ये ट्रांजिशन तुमको दिख रहा होगा. ये ब्रोकन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैज. तो बिल्कुल फ्रेजल वर्ब में भी वो पूरा वर्ब का ही कैरेक्टर लेके चल रहा है, बट मीनिंग दूसरा लेके चल रहा है. जो बात समझ गया ना? दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. बस इसमें बताना था. और आने वाले समय में हम लोग फ्रेजल वर्ब पे बहुत ही फोकस करेंगे, और इसका ज़्यादा नहीं, 2-2 सेंटेंस बना के ले आना. समझ गया ना? हाँ, तो दैट्स इट.